बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और रोज़े भी आपके अच्छे जा रहे होंगे। साथ ही साथ रोज़े अच्छे जाएंगे भी इसलिए क्योंकि आगे बारिशों की पेशगोई भी की जा रही है कि पूरे मुल्क में बारिश होनी है। सो अल्लाह ताला हमें ये रोज़े बहुत अच्छे तरीके से रखने की तौफीक अता फरमाए और इसके साथ साथ हमारे लिए भी और सब देखने वालों के लिए भी इस माह मुबारक में आसानियाँ पैदा करे। आज के प्रोग्राम हम आगाज़ बाकायदा तौर पर करेंगे, ख़बरें भी होंगी, आज के मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिनकी बर्थडे है उनको भी हमने विश करना है। लेकिन बाकायदा आगाज़ आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर, नून लीग का नवाज शरीफ के फैसलों के हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला, मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैस मजीद महंगी, बिलों में 233 से 2198 रुपये तक इजाफा, जायद वसूली रवां माह से होगी। गुलबर्ग ता डिफेंस सिग्नल फ्री सफर मंसूबे का PC1 तैयार। और जावेद अकरम की ज़ेर सदारत फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास, गंगाराम अस्पताल मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक की तामीर के लिए मजीद फंड्स मंजूर किए गए हैं। ये हैं आज की खबरें। हमने बढ़ना है खबरों की डिटेल्स की तरफ और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। आमिर रजा खान साहब, राव दिलशाद हुसैन साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? रोजे ठीक गुजरे आमिर भाई? राव साहब? हाँ, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। हाँ। हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन वो फसलों के लिए ज़रा लोग कहते भी अभी अगले 2-3 दिन के लिए फिर बारिशों की पेशगोई है। आज के अखबार में भी खबर छपी है। बिल्कुल ऐसे ही है और बारिशें ज़रा कम हो, मौसम चले, अच्छा है। हम शहरों में रहने वालों के लिए तो अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम वैसे ही लाहौरिये जो है इस खुशगवार मौसम को, रमज़ान को अच्छा बड़ा खूब इंजॉय कर रहे हैं। ऑल दो महंगाई है, लेकिन अल्लाह ताला इसी तरह से ये रमज़ान की रौनकें बहाल रखे और लोगों के लिए आसानियाँ इसी तरह से रहें। आ जाते हैं आज की पहली खबर की तरफ। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इमरान खान की करप्शन के हक़ाइक़ भी अवाम के सामने लाने पर इत्तफाक किया गया है। नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसलों के हक़ाइक़ सामने लाने का फैसला किया गया है। राव साहब, जरा इजलास की तफसीलात हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ था जिसमें जो तर्जुमान हैं पार्टी के, उन्होंने शिरकत की थी और इसमें तफसील से जायज़ा लिया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त जो बेचने के लिए सौदा वो है नहीं। यानी वोट को इज़्ज़त दो, एक बड़ा पावरफुल बयानिया था जिसपे लोगों ने कान भी धरे और उसके बाद उसके नताइज के तौर पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली जो बाई इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, वो मुस्लिम लीग नून जीती रही है। तो इस सारी सूरत हाल में अब किस बयानिए के साथ आगे बढ़ना है, कैप्टन सफदर की गुफ्तगू भी आपके सामने होगी जिसमें वो कहते हैं कि बिल्कुल दफन हो चुका। और ऐसी सूरत हाल में अब जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज शरीफ, तो मुतहरिक करने के हवाले से तो ज़रूर मुलाकातें भी हो रही हैं। सोशल मीडिया को थोड़ा इन्होंने गियर अप किया है कि किस तरह से पार्टी के मौक़िफ़ को तक़वियत देनी है और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ और इस वक्त की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़, उसको किस तरह से काउंटर करना है। तो नरेटिव की अब सारी जो जंग है वो शुरू होने वाली है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओपोनेंट जमात है वो एक बड़े मजबूत बयानिए के साथ आगे आती है और जो उनका फ़न है वो फ़न ये है कि गलत है या सही है, उसमें उसकी बहस में कोई पढ़ने को तैयार नहीं है, उसके पीछे लगने को लोग तैयार हैं। ये एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है और इसमें अब तर्जुमानों को जो तंबीह भी की गई है और जो पार्टी की पॉलिसी गाइडलाइन है वो क्या होगी, इस हवाले से भी अब तर्जुमान जो है वो बाकायदा, पहले 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, मेरा ख्याल है अब ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगे। अब तर्जुमान जिस शहर में होंगे उस शहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। अच्छा जी, अब ये तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से। और दूसरा इसमें ऐड कर दूं, जो चीज़ असल में ये है कि जो केसेस बनाए गए थे जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, तो उन केसेस को के हवाले से जो पसे पर्दा हक़ाइक़ थे, आने वाले दिनों में आपको वो ज़्यादा उन पर बात होती हुई भी नज़र आएगी। और बराह रास्त जो जजेस, जुडिशरी के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, जो कि बार बार एक ही बेंच तश्कील दिया जाता है मुस्लिम नून के ख़िलाफ़ जो भी
बेंच बने या कोई भी पटिशन आती है तो एक ही किस्म का बेंच, और वो बेंच फिक्सिंग की भी बात जो बड़ी की गई। तो इन सारी चीज़ों को भी एक्सपोज करना है। जाहिर है इसमें अब तर्जुमानों को ये अब नई गाइडलाइन दे दी गई है। अब नया बयानिया क्या आता है, बयानिए के हवाले से अच्छा अभी जी, अब तक दोनों तरफ के बयानिए क्या हैं ये तो चल ही रहा है, दोनों तरफ से भरपूर सियासत भी की जा रही है। आमिर भाई, क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा? इलेक्शन हो ना हो, कोई अवाम का भी सोचेगा या नहीं? नहीं, अवाम का सोचे, अवाम खुद सोचे अपना, ये तो नहीं सोचने वाले। देखें सीधी सी बात है, जिस तरह से खुलकर सामने आई है नून लीग इस वक्त, और जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान सियासत को उस नहज पर ले गए हैं जिसमें या वो है या हम हैं। देखिए इस नहज पर जाना नहीं चाहिए था काम, और चला गया। नून लीग क्योंकि देर से जागती है और लाहौर से बिलोंग करती है जमात, लाहौर ये ज़रा आपने कहा कि ज़रा इंजॉय करने वाले लोग हैं, देर से जागती है तो तकरीबन 5-6 साल के बाद जागी है। और जाग कर इनको ख्याल आया है कि जो फैसले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुए थे उन पर कोई बयानिया बनाना चाहिए। पहले इन्होंने वोट को इज़्ज़त दे का बयानिया बनाई है, वो इमरान खान साहब ने ले लिया आजकल, वो उस पर बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, वो वोट को इज़्ज़त दो वाला ही मामला है। तो दूसरा अब ये मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, वो उन्होंने वो शहर जो इमरान खान की खूबसूरती का और उनकी वो आइडियलिज़म और वो चीज़ें थी वो छीन लिया है। मरीम हैं तो खूबसूरत, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं किया जा सकता। और वो सामने आने से वो इमरान साहब अब ज़रा बुढ़े खुसर से लगने शुरू हो गए। आपने देखा उनकी झुड़ियाँ वाजिया हो गई हैं। और मरियम का नाम सुनकर वैसे भी, और जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं या उनके मुरीदैन हैं, क्योंकि वो जिंदा पीर हैं और बेसमीर है, मैंने ऐसे ही बना दिया, तो वो ज़्यादा परेशान होते हैं मरियम का नाम सुनकर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 26-27 सालों में एक बुत खड़ा किया गया था कि जैसे कोई रोमन वो देवता है और उसका बुत है, वो उनको पाश होता नजर आखिरी 10 साल खास तौर पर। नहीं 26 साल से ये बुत बनाया जा रहा था। ये बुत आज का नहीं बनाया जा रहा, ये इसको रोमन देवता कहा जाता था, और इसको कहा जाता था कि इसको फॉल नहीं होना इसका, क्योंकि ये देवता है। अब वो देवता का उन्होंने तर्जमा मेरे ख्याल जिंदा पीर निकाल लिया है। शायद वो इसलिए मरियम की खूबसूरती के सामने अब वो, क्योंकि उनकी बाप की उम्र के हैं, इमरान खान उनकी बाप की उम्र के हैं और मरियम इसका एतराफ़ भी करती हैं। मरियम निस्बतन उनसे बहुत छोटी हैं और ख़तून हैं और तफसीर कायनात में रंग है इनसे। तो ऐसी ख़ातून से मुकाबला हो और आप बूढ़े लगना शुरू हो जाए तो आपका डिप्रेशन, आपका एग्रेशन, ये सब बढ़ जाता है। तो यही हो रहा है उनके साथ, वो बूढ़े खुसर तो नफ्सियाती बातों में आ गए। नहीं, वो नफ्सियाती हैं। अच्छा। इमरान खान आज से नफ्सियाती नहीं है। वो हमेशा अपने लिबास का, अपने स्टेटस का, अपने से ऊंचे लोगों से मिलने मिलाने का, ये सारा उनमें शुरू से ही है। लेकिन एक वक्त है, वो हर कमाले राज वाले वाला मामला है। अब वो देवता जो है वो टूटता जा रहा है, उसकी ऐसी गलीज ऑडियोज सामने आ रही हैं जो उस देवता के करैक्टर पर सवाल उठा रही हैं। उस देवता के ट्रक जो हैं वो स्टार्ट होने नहीं पा रहे हैं, उन पर फैसले ऐसे आ रहे हैं। और उसके मद्दे मुकाबले एक ऐसी ख़तून है जो अपनी खूबसूरती में भी लाजवाब है, जो उनसे अच्छा बोलती हैं, जो उनसे अच्छा मैनेज करें। इस महंगाई के बावजूद मरियम का जलसा और बयानिया बिक रहा है। तो ये इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही अलार्मिंग है। और आने वाले दिनों में देखिएगा चंद माह में वो मज़ीद बुढ़े लगने शुरू हो जाएंगे। उनकी गर्दन और उसकी जुड़ियाँ, वो जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं स्किन के ऊपर, वो शायद वो असर ना कर पाएँ और उनकी आँखों की झुर्रियाँ जो हैं वो आपको वाजिया नज़र आना शुरू हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि उनका बहुत मज़ीद गिरता सबके बाद सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ एक मुहिम सी शुरू हो जाए। मेरे खिलाफ क्या करनी है मुहिम? कर लें, मैं कौन सा मशहूर आदमी, मैं तो आम आदमी हूँ। आम आदमी की तरह देखता हूँ मरियम को भी, नवाज शरीफ को भी, इमरान खान को भी, शहबाज शरीफ को भी। मैं आम बंदा हूँ। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो मर्जी वो बकते रहें या बकवास करते रहें या जो बोलते रहें। ट्रक भी ऐसे देखते हैं, ट्रक भी आप ऐसे देखते हैं। मैं ट्रक को ज़्यादा मज़े से देखता हूँ। अब तो मैं बैक मिरर से भी ट्रक को देखता हूँ और उसके डिज़ाइनिंग और उसकी चीज़ें। लेकिन मैं आम आदमी की बसीरत को सलाम पेश करती हूँ, खासी गहरी नज़र रखते हैं आप तो फिर चीज़ों पर आम आदमी होके भी बड़ी स्पेशल गुफ्तगू कर दी। खैर अब आ जाते हैं जी, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद की गई है। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का सैयद मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने के फैसले को दुरुस्त करार दिया है।
राइट ट्रैक पे चीजें चल रही हैं। राउत साहब, अदालत ने भी ये चीज दुरुस्त करार दे दी। मसाइल आखिर हैं क्या? क्यों इन देखिए, चीजों को? मसाइल नहीं है, मसाइल नहीं है, ये कोई और मसला है। इसको अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वाज़ेह है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है कि वो भेजे गए 4 नामों में जब आप खुद फैसला ना कर सकें तो उसके बाद वो किसी एक को, जो 4 या 6 नाम उनके पास जाएं, उनमें से किसी एक को वो नॉमिनेट करते हैं। शेख रशीद साहब को जब प्रीवियस इलेक्शन था तब तो बड़ी बगलें बजाते थे, तब तो हसन अस्करी साहब की अनाउंसमेंट पे बड़े खुश थे ये, उस वक्त तो चैलेंज नहीं किया गया था। अब क्या मसला हुआ? अब मसला ये हुआ कि बड़ी देर से इनको ख्याल आता है कि शायद ये एक जो हमारे खिलाफ शायद ये कोई निगरान हुकूमत बनी है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार भी उस वक्त मशकूक हो जाता है जब इनको नज़र आए कि जो अपोजिशन का नाम है। सीधी सी बात है, जो प्रीवियस इलेक्शन में भी प्रैक्टिस यही थी कि अपोजिशन की जानिब से दिया गया नाम कंसीडर किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इस मरतबा भी ऐसे ही हुआ है और इस पर चैलेंज कर ही नहीं सकता। ये तो जो वक्त ज़ाया किया गया अदालत का, ये जितने दिन ये पटिशन के हवाले से जो टाइम सर्व किया गया है, ये अदालत का टाइम ज़ाया करने के अलावा और कुछ नहीं था। और सबको पता है कि वो आईनी तौर पर जो फैसला कर दें चीफ मिनिस्टर की नामजदगी के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो चैलेंज हो ही नहीं सकता। और क्या इनको कोई पूछेगा? अदालत का वक्त ज़ाया करने वालों को इनको भी पता है कि इनकी एप्लीकेशन या पटिशन एंटरटेन हो ही नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद खबरों की जीनत बनी है और आना जाना लगा रहा है, बयानबाजी चलती रही है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसके जरिए पहले बदनाम किया जाए, कोई रिलीजियस अटैक किया जाए निगरान वज़ीर आला पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए। और बात बड़ी सीधी सी है, आपके सामने सारी सूरत हाल है। अगर आप बड़े बनते आइन की बालादस्ती, तो ये आइन की बालादस्ती थी भाई, ये आइन पर ही अमल करते हुए निगरान वज़ीर आला की नामजदगी भेजे गए उन नामों में से। चलिए जी, निगरान वज़ीर आला साहब आजकल खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। हम लोग तो ये जानते हैं माशाल्लाह से वो कितने एक्टिव रहते हैं, लेकिन लोग हैरान भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं कि मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, मैंने लोगों को आमिर भाई गुफ्तगू करते सुना है कि शहबाज शरीफ साहब से भी एक्टिव कोई नजर आना शुरू हुआ है। मतलब कभी कहीं दौरे करें, कहीं दौरे कर रहे हैं, लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, अस्पतालों में भी नज़र आ रहे हैं, आटा पॉइंट पर भी जा रहे हैं, हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं। हम तो बाखूबी जानते हैं ये चीज़ें, लोगों के लिए मेरे ख्याल से नहीं है। आपने मेरी मुस्कुराहट से अंदाज़ा कर दिया। हम तो पिछले 15 साल से ये एक्टिवनेस देख रहे हैं, अब लोग भी देखें। हाँ बिल्कुल। अब वो भी जो अफसर हैं वो भी भुगतें। मैं हमने तो उनकी एक्टिवनेस जो है पूछती थी कि सोते भी हैं कि नहीं। हाँ, सारी दुनिया पूछती है हमसे दफ्तर में। अक्सर लोग कहते हैं सोते किस वक्त, सोते किस टाइम? वो 2-3 घंटे की नींद लेते हैं और सोते हैं बस। बाकी ये है कि मोहसिन नकवी आने की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और शेर रशीद को ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, ये जो इलेक्शन कमीशन के पास नाम भिजवाए गए थे, आपको भी पता था कि ये नामों में से सिर्फ एक नाम ऐसा था जो क्लियर था, जिसने वज़ीर आला बन जाना था। तो मुझे लगता ऐसे था जैसे कि नून लीग और पीटीआई का बाहमी इश्तराक से मोहसिन नकवी को जो है अब वो वज़ीर आला बनाया गया, क्योंकि दोनों तरफ से जो नाम बाकी आए थे वो इस काबिल नहीं थे। कोई हाजिर सरबस था, किसी पर कोई नैब का केस था, किसी पर तो एक क्लीन आदमी, एक क्लीन चिट जो थी वो सिर्फ एक बंदे के पास थी, उसका नाम मोहसिन नकवी था। और अभी अदालत ने ये साबित भी कर दिया। बाकी रही शेर रशीद की, तो लाहौर में एक वकील होते थे, मेरा नाम उनसे एमडी ताहिर एडवोकेट, एमडी ताहिर साहब, जो हर इशू पे पिटीशन, वो हर एक, लेकिन वो ज्यादातर अवामी इशूज पे बात सुन लें। एमडी ताहिर साहब जैसे थे, वो हर एक अवामी इशू नहीं भी होता था ना। मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक केस किया जिसमें मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट था कि जी सर्कुलर रोड के साथ साथ एक नहर थी, इसको बहाल किया जाए। अब वहाँ बिल्डिंग्स बन गई, दुकानें बन गई, मार्केट्स बन गई। वो किसी ज़माने में मुगलों के दौर में शालामार बाग को सैराब करने के लिए रावी से एक नहर निकाली गई थी, वो नहर थी। उन्होंने ये केस कर दिया, वो अवामी केस नहीं था, लेकिन वो एमडी ताहिर साहब जो थे, उसी तरह का एक करैक्टर जो है शेर रशीद है। मैं इनको सियासत की मीरा कहता हूँ। जिस तरह मीरा को रहने का वो आता है, तरीका आता है खबरों में रहने का, तो शेर रशीद को भी आता है जो। और इनके मुतल्लिक जो बाजवा साहब ने तारीखी लफ्ज़ बोल दिया कि ये सबसे बड़ा झूठा है। इसके बाद मुझे बताएं इसकी सियासत क्या? खुद को ये फरजंदे रावलपिंडी कहते हैं। नाला लई में इनकी सियासत गिरी पड़ी है, अकेला ये बंदा है या साथ इसने अपना भतीजा मिलाया हुआ है। और ये कभी बोल रहा होता है कि ये विरासती सियासत पीटीआई से,
वो भी DI से है, खुद अपनी सीट पे है। ये हकीकी तांगे की सवारी। तो ये तांगे की सवारी भी नहीं है, मेरा ख्याल है ये वही वो भी चार पूरी करेंगे तो तांगा पूरा होगा। ये मीरा वाला मामला है और इनका तो आप कह सकते हैं कि सियासतदानों की मीरा है। मीरा है और इसका बरहना स्कैंडल भी आया और इस बरहना स्कैंडल आने के बाद भी ये सर उठाकर सगार मुंह को लगाकर और अजब सी बातें जो हैं, जो मेरा ख्याल है कि वो तबका जिनका लो इंटेलेक्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसी बातें, कभी जलाओ कर दो, घिराव कर दो, जला दो, आपको याद है इनकी तकरीरें? बिल्कुल। तो ये बंदा जो है इसका भी ज़हनी तवाज़ुन जो है मेरा ख्याल है इसको चेक ज़रूर कराना चाहिए कि शेर रशीद अपने ख्वास में नहीं होते हैं और वो जो बातें कभी कभी वाकई कर जाते हैं, इस चीज़ को वाकई आप सोचते रह जाते हैं कि हो क्या रहा है असल में ये। खैर, हमने ब्रेक की और तरफ लाल जाना। वेली पे इस बंदे का कब्जा है। आप ब्रेक पे जाएं। हाँ जी, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। अच्छा जी, अब क्या किया जा रहा है? जायद वसूली रवां माह से की जाएगी, गैस मजीद महंगी की जा रही है और बिलों में इजाफा जो किया जा रहा है वो कुछ कम नहीं, अच्छा खासा इजाफा किया जा रहा है, 233 से 2198 रुपये। और हालात ये हैं कि अभी तक बहुत सारे इलाकों से शिकायत ये है कि रमज़ान से एक दिन पहले तक तो वैसे ही रूटीन थी कि 9 बजे हमारे अपने इलाके में गैस चली जाती थी। अब सहरी के टाइम बहुत सारे इलाकों में गैस का लेवल जो है वो कम है, उस पर आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं। आमिर भाई, मंतक क्या है वैसे ये बढ़ाने की? मेरा ख्याल है पहले ना राव से पूछ लें, क्योंकि राव ने तो वही बातें करनी है कि जी ये तो जुल्म है और पता नहीं अवाम पर क्या टूट गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, गैस महंगी हो गई, गैस में नहीं राव साहब आप कर लें, आप और अन्ना मिलके कर लें। मैं आपसे कहता हूँ, आवाम से कहता हूँ कि ये गैस पाकिस्तान में अब रही नहीं है। आपने सब ने LNG पे चले जाना है। आपने तो तसल्लियां आपने LNG, मैंने कसम नहीं खाई, मैं तो डरा रहा हूँ बिजली का इस्तेमाल कर, मैं तो डरा रहा हूँ, ये तो होगा, तसल्ली तो दे नहीं रहा। मैं तो डरा रहा हूँ कि अब तो आपने LNG पे जाना है, आपके पास गैस नहीं रही है, ना कोई गैस फील्ड है, ना कोई गैस आएगी। ये पुरानी गैस काम है आमिर भाई, आपको पता है जितनी नई, ये राव को पता होगा इस बात का, जितनी नई बस्तियां आबाद हो रही हैं सबको LNG पे ट्रांसफर किया जा रहा है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें। इंटरेस्टिंग बात में इसमें मैं कर हाँ करें। इंटरेस्टिंग बात ये है, बस्तियों से मुझे याद आया कि सबसे पहले जो हाउसिंग सोसाइटीज भेजती है कि गैस का कनेक्शन, गैस बिजली पानी वो और गैस आपकी सिस्टम में है ही नहीं। ये आज की बात नहीं है, ये किसने लेके आनी है सिस्टम में, किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? भाई जमीन में नहीं है तो कैसे कहां से लेके गुजारिश सुने ना, LNG बाहर से महंगी आनी है। एक राव साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप दोबारा चलिए। आपकी जमीन के अंदर गैस नहीं है, ये बात अपने गैस मौजूद है ज़हन में बैठा, लेकिन आपने कोई एक्सप्लोरेशन नहीं की है। नहीं, अब गैस है नहीं, ना सुई के मुकाम पे रही है, गैस कम हो गई है, खत्म हो जाती है। राव साहब न्यूजीलैंड में खत्म हो गई, दुनिया के कई ममालिक है जहाँ गैस निकली थी खत्म हो गई, उन्होंने इस्तेमाल की, खत्म कर दी। हमें भी समझ, अब LNG पे जाना सभी, और LNG का रेट, ये जो रेट आया ना, ये वाला रेट, इससे 10 आगे जाएगा, बहुत आगे मैंने बात कर दी थी, 10 से 12 गुना ऊपर जाएगा मेरा ख्याल है, इससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा। जाहिर बात है जी राव साहब। अच्छा, ये गैस का मसला हमारे साथ ये हुआ कि एक तो हमने नई एक्सप्लोरेशन भी नहीं की काफी अरसे से, 20 साल से हमने नहीं देखा कि कोई वैसे आपके दावे बहुत जिद्दत की तरफ जाने हमने कोशिश ही की हो कि किसी और मुकाम पे सुई के अलावा KPK के, बचपन से तो हम सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं, सुई के मुकाम के अलावा देखें। और चूंकि वहाँ पर हालात जो है वो साजगार नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट जोन उसको बना दिया गया, और यही कोशिश थी जाहिर है जहाँ पर वसाइल हों वहाँ पर हालात को इस तरह का रखा जाए ताकि जो वसाइल का इस्तेमाल भी ना कर सकें। दूसरा, हमारी जो गैस की पॉलिसी थी वो उस वक्त के जो पॉलिसी साज थे 2001-2 के, उनको ज़रूर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। आपने अपनी मुल्की ज़रूरत की जो गैस थी वो गाड़ियों में इस्तेमाल कर करके आपने CNG की शक्ल में वो सारी जो कि आपकी अगले 10 साल इस्तेमाल हो सकती थी या 10 से 15 साल इस्तेमाल हो सकती थी घरेलू सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए, वो आपने गाड़ियों में सिलेंडर लगवा के CNG पर गाड़ियाँ मुंतकिल कर करके आपने सारी वो जो नुकसान किया उस पर पॉलिसी साजों से ज़रूर पूछना चाहिए। और अब जो आमिर भाई बात कर रहे थे कि गैस आएगी कैसे, गैस आएगी ऐसे कि आपने टर्मिनल लगाने थे, आपने टर्मिनल्स लगाए नहीं, और LNG की तरफ ही आप, कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं अब। और उसके अलावा जो कतर के साथ एग्रीमेंट हुआ था उसको
किस हुकूमत ने या किस वज़ीर ने उस पे से कीड़े निकालने की कोशिश की और उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो 17 साल का आपका एग्रीमेंट था जिसके तहत आपको गैस जो है वो इंतहाई कम टैरिफ रेट पर मिलनी थी। यानी आज का अगर आप कंपैरिजन करते हैं, आज की अगर आप बात करते हैं तो उसके मुकाबले में भी जो एग्रीमेंट हो चुका हुआ था वो बहुत कम था। हमने किया क्या कि हमने उसको सियासत की नज़र किया और सियासत की नज़र करने के बाद फिर वही रवायती फिक्रेबाजी करप्शन का राग लापा और उसमें से निकला भी कुछ नहीं। तमाम तर जो LNG लगाने के एग्रीमेंट से उसमें उस वक्त के जो बाद में फिर वज़ीर आज़म भी बने शाहिद खाकान अब्बासी, और उन्होंने कहा कि मैं नैब जब भी बुलाएगी मैं जाऊंगा, और नैब बिलाखिर नैब ने उनको गिरफ्तार भी किया और निकला उसमें से कुछ नहीं। मिफ्ता इस्माइल उसी जो LNG के जो केसेस थे मुआहिदों में उस हवाले से वो भी अंदर गए और सजा भुगत के अब आपके पास कोई ऑप्शन चूँकि है नहीं। और इससे जो टैरिफ के हवाले से भी बात करते हैं कि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मुसद्दिक मलिक साहब जो कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हैं, तो वो भी बड़े ये कह रहे थे कि हम अमीरों का टैरिफ जो है वो अलग होगा और गरीबों का टैरिफ अलग होगा। तो इसमें तो जो कोई तफरीक नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये तो 233 रुपये से 2198 रुपये तक का जो इजाफा है। एक्चुअली ये वो चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आवाम को कोई लेना देना नहीं। आपने आखिरी बदकिस्मती ये है कि आखिरी 4 से 5 साल जो हमारे काम करने के थे LNG के हवाले से, मुस्तकबिल की ज़रूरियात के हवाले से, बदकिस्मती से हम वो भी नहीं कर सके। जो टर्मिनल्स लगे, जो इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में थी, उसको भी हम इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन ये अगर आप सवाल पूछेंगे तो फिर तो होना था। मुझे सिर्फ अब मेरा सवाल ये, आम आदमी का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना? आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। आम आदमी का कसूर ये है कि वो इस पाकिस्तान में रहता है जहाँ पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। आपकी किस्मत ये है बिजली आनी भी नहीं, शदीद महंगी होनी है। जहाँ पे महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है और अल्लाह ही है कोई मौजज़ा दिखाए, क्योंकि इस हुकूमत के बस में नहीं लगता। और मुसद्दिक मलिक का इन्होंने नाम ले दिया। पेट्रोल में जो मोटरसाइकिल को 30 रुपये रियायत दिए उन्होंने, 50 रुपये नहीं 50 रुपये रियायत है, 50 रुपये हमें महंगा बेचेंगे। वो छोड़ दे इस बात को, वो भी एक फ्रॉड है। हाँ। और मैंने फ्रॉड पूरा सोशल मीडिया पे लिखा भी था कि ये फ्रॉड किस तरह से है कि आपको 21 लीटर मोटरसाइकिल वाले को मिलेगा जैसे मुफ्त आटे वाला। हाँ, मुफ्त आटे वाला समझ से बाहर है। कौन सी ये रिलीफ दी जा रही है? कोई रिलीफ नहीं मिलेगा और आपके पास गैस नहीं है। और जिस तरह से राव साहब कह रहे थे, एक्सप्लोर भी नहीं किया। अब एक्सप्लोरेशन जो है वो इस तरह से नहीं कि कुआं खोदेंगे तो अंदर से गैस निकल आएगी। अब सैटेलाइट से होती हैं। साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया में। बेहतर ये था कि हमें पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम मुकम्मल कर लेते, जो जरदारी साहब ने काम शुरू किया था, वो हम नहीं कर पाए। उसके बाद एक नया नवाज शरीफ साहब लेके आए थे कि तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, इस तरह की थी ना, ये दो मंसूबे थे, दोनों पे काम नहीं हुआ। असल में हमारे पास गैस अगर होती एक तो हम जो कि इंडिया तक भी वो जानी थी। अच्छा, इंडिया उससे बैकआउट कर गया था। इंडिया बैकआउट किया तो वो किसी भी मंसूबे पे काम नहीं हुआ। तो ये गैस बाहर से भी आएगी ना तो महंगी आएगी, ये याद रखें आप। यानी अब आपको महंगी गैस मिलेगी। ईरान के साथ अगर ईरान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है मुश्किल ईरान ने तो आप ख्यालात ही हम कह सकते हैं, क्योंकि हुआ तो कुछ नहीं है रियलिटी में। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि गुलबर्ग तक डिफेंस सिग्नल फ्री सफर होगा। मंसूबे का PC1 तैयार। कितना अहम मंसूबा है और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी क्या आएगी, ये जान लेते हैं। मेरे पास वक्त कम है। आमिर भाई, एक कमेंट आपका चाहिए, फिर राव साहब की तरफ। अकबर चौक वाला मुकम्मल करें। अगर एक कमेंट लेना है तो ये यहाँ पे लोग ज़्यादा फंसते हैं, तो डिफेंस वाला जो बाद में शुरू करें। चले, अभी तो ये PC1 के में है, वो तो बिल्कुल शुरू था, उसका इफ्तिताह भी कर दिया, लेकिन वो फिर अदालत को पता नहीं क्या समझ आई और उन्होंने उस मंसूबे को बंद करा दिया। रोजाना हम 4 दफ़ा वहाँ पे रुकते हैं और इस इशारे के ऊपर, और इतना पेट्रोल खर्च होता है और इतना डीजल निकलता है और इतनी एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। और ये बनाना चाहिए पहले। 43% आमिर भाई गाड़ियों की कंट्रीब्यूशन है जो स्मोक के फैलाव में, स्मोक के बढ़ाने में 43%। हम भट्टों के पीछे पड़े रहे, हम फलां इश्यूज के हम कहते थे फसलों की बाकियात को आग लगाई, लेकिन सबसे ज्यादा गाड़ियों की है कंट्रीब्यूशन। तो इस पे कंट्रोल करें। अब उसी पॉइंट पे अगर आए तो गुलबर्ग था जो डिफेंस वाला एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, बिल्कुल सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की जरूरत है।
अभी ख़ास तौर पर जब इसी रोड से आ रहा था, पीको रोड से, तो बहुत ज़्यादा जेल रोड की याद आ रही थी, फिरोजपुर रोड की याद आ रही थी कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स आपके पास हैं, मेन बुलेवार्ड की याद आ रही थी। और होने चाहिए बिल्कुल, बदकिस्मती से आगे हम बढ़ाते नहीं हैं। और जहाँ पर सहूलत है, एम्बुलेंसेस, अभी 4 दफ़ा एम्बुलेंसेस ये अकबर चौक से पीछे 4 मरतबा एम्बुलेंसेस को गुजरने के लिए सबने रास्ता दिया, उसके बावजूद भी नहीं गुजर सकी। तो सड़कों की कुशादगी के साथ साथ अंडर पासिस और फ्लाईओवर्स ये ऑन गोइंग एक है, ये आपको ज़रूरत है। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, बुजदार सरकार, उसने बहुत बड़ा भंड मारा है। उसने 120 रोज का प्रोजेक्ट शुरू किया लाल शहबाज के अंदर अंडरपास, फरदौस मार्केट का, आज भी वो सीवरेज के इश्यूज छोड़ के गया वहां पे। और उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने वाली जो फर्म्स हैं, उनसे किसी में जुर्रत इतनी नहीं है कि उनसे पूछ सके कि आपने जो काम करने थे वो मुकम्मल क्यों नहीं किया अभी तक। सीवरेज की इश्यूज आसपास की आबादियों में आज भी दरपेश हैं। और उसी वक्त वो बेहतरीन टाइम था कि आप यही जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर था बन सकता था अगर आप खालिद भट्ट चौक को और फिर डिफेंस मोड वाला जो एरिया है वहाँ पर फ्लाईओवर को भी बैक वक्त शुरू करते, तो आपका टाइम भी बचता, लोगों को अजियत में मुब्तला ना होना पड़ता। आज लाल शहबाज कलंदर फ्लाईओवर अंडरपास से तो आप गुजर जाते हैं, लेकिन जो ब्रिज है कैवलरी का, वहाँ पर आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। और नीचे जो सिग्नल कैवलरी ग्राउंड वाला जो सिग्नल है उस पर रुकना आपको पड़ता है। दोनों साइड से ओवरऑल अगर हम देखें तो आप दोनों की बात का मकसद ये है, मंसूबे होने भी चाहिए, अहम भी हैं, लेकिन पहले किसको मुकम्मल किया जाए, किस तरीके से किया जाए, जो शुरू मंसूबा है उसके तमाम तर मसाइल हल किए जाएं, और फिर ये देखना है कि पहले कौन सा अहम मंसूबा है उस पर काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद हम आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। असल में इस दुनिया में रहना और दुनिया के मुताबिक चलना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल टास्क है। आप जितना मर्जी अपनी ज़िंदगी को मॉडिफाई करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से आपको तनकीद का सामना रहता है। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है कि हमने दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मुसलमान होने के नाते हम सब का पहला फ़र्ज़ भी यही है और हम सब लोग चाहते भी यही हैं कि दीन इस्लाम के तमाम उसूलों के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसले भी करें और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक चलाएं भी। अब दीन के साथ साथ दुनिया को लेके चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सारा टाइम नमाज़ें ही पढ़ते रहेंगे, तरावी का टाइम होगा, बस आप फिर दुनियादारी कैसे लेके चलेंगे? रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाएंगे, बहन भाई आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इन चीज़ों को, और दुनियादारी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इन चीज़ों को लेके चलना आजकल इतना मुश्किल क्यों है? अगर आप दीन की तरफ हैं तो लोग आपसे किनारा कशी कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ दुनियादारी निभा रहे हैं तो लोग कहते हैं इसको तो पता ही नहीं है कि रमज़ान का महीना है, नमाज कुरान भी पढ़ना है, या वैसे भी रूटीन में आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। बैलेंस इन दोनों चीज़ों में कैसे लेकर आया जा सकता है? दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना क्या वाकई बहुत मुश्किल है या हम लोग इसको मुश्किल समझते हैं? हमारे साथ मारूफ उस्ताद, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है। अपने शो में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त बहुत के बहुत लिए। शुक्रिया मेरी बहन। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बता दीजिएगा, दीन और दुनिया को साथ लेकर चलना, हमने बड़े लोगों से सुना है कि दुनियादारी भी निभानी चाहिए, दीन को भी साथ लेकर चलना चाहिए, मुश्किल है क्या? अच्छा देखिए, मैं तो पहली बात इस फ़र्क का कायल नहीं हूँ। ये बुनियादी तौर पे फ़र्क दीन और दुनिया को अलहदा करना, बड़ा वाज़ेह कर दूँ, आपके दीन ने दुनिया को अलहदा किया ही नहीं है। दीन ने किस चीज़ को एड्रेस किया है? हमारे बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं हैं। कुछ मिसालों से इसको वाज़ेह किया जा सकता है, हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन उनकी तशरीह शायद उस तरह से बयान नहीं हुई। सही। एक वाक़या जो कि तारीख़ इस्लाम का एक मारूफ वाक़या है और तमाम की तमाम सीरत की किताबों में भी दर्ज है। वाक़या ये है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो घर का रोशनदान बनाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफ़हूम वाक़या बता देता हूँ, पूछते हैं कि किस लिए हो? तो जी हवा के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुमने यहाँ नीयत की होती कि इसमें से अजान की आवाज़ आनी है, तो जब तक ये रोशनदान लगा रहता तुम्हें सवाब मिलता रहता। यानी आपके एक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो नीयत है, बिल्कुल, जिस पे आप अमल को खड़ा कर रहे हैं। सही। यानी दीन किस चीज़ की बात करता है? दीन बात करता है आपके अंदर क्या है। बिल्कुल। अल्लाह दिलों के सौदे करता है, अल्लाह दिखावे को नहीं देखता, अल्लाह पसंद नहीं करता उन
उन अमाल को, उन एक्टिविटीज़ को जो दिखने में बड़ी अच्छी हैं लेकिन उनके पीछे इंटेंशन अच्छी नहीं है। सो आपका एक अमल जो आप शायद दिखने में दुनियादारी लग रहा है लेकिन आपकी नीयत ठीक है उसमें। मिसाल लीजिए, दो लोगों, एक तिजारत कर रहा है, नीयत है पैसा बनाना है, बना रहा है पैसा, पैसा आ भी रहा है, एन दुनियादारी है क्योंकि नीयत दुनियादारी की थी। एक शख्स है जो तिजारत कर रहा है और उसकी नीयत ये है कि यार तिजारत मेरे नबी की सुन्नत है। वो तिजारत तो कर रहा है, माल तो आएगा, लेकिन उस तिजारत की वजह से उसको सवाब भी मिल रहा है। बिल्कुल। एक शख्स का प्रोफेशन है टीचिंग, वो पढ़ाता है और वो कहता है जी मेरा तदरीस मेरा प्रोफेशन है, ब्रेड एंड बटर, इससे मैं पैसे कमाता हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, अमल ये गलत नहीं है। लेकिन क्या ही बेहतर कि वो कहे कि तदरीस एक पैगंबरी पेशा है। इसमें असल जो टॉप प्रायोरिटी है वो पैगंबरी पेशा होना, नबियों पैगंबरों की सुन्नत पे मैं अमल कर रहा हूँ, ये तरजीह अव्वल होगी उसकी नीयत। और क्योंकि ब्रेड एंड बटर दुनियादारी भी जुड़ी है तो इससे पैसे भी आ जाते हैं, आपको सवाब मिलना शुरू हो गया। किसी भी काम के पीछे जो आपकी नीयत है वो मैटर करती है। सही। प्रॉब्लम ये है मेरी बहन कि हम लोगों ने नीयतों को पाक रखना सीखा ही नहीं। बिल्कुल। एक मिसाल बड़ी अच्छी है, बर्तन जो होता है ना उसको बाहर से धोना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अंदर से धोना जरूरी होता है। क्योंकि दिखने में तो बाहर है, बिल्कुल, कालक लगी होती है हांडी को, बिल्कुल ऐसे ही। उसको इतना साफ नहीं किया जाता जितना अंदर से मांझा लगा के साफ करके क्लीन करके, क्योंकि उसमें पकना होता है, पकना होता है। बिल्कुल। उसमें चीजें पाक डलती हैं। आप अंदर को कितना पाक करते हैं, आपकी अंदर से नीयत क्या है, आपके अंदर क्लैरिटी कितनी है, आप अंदर से पाक कितने हैं, आप कितने साफ हैं, ये मैटर करती हैं चीजें। मसला ये है हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम लोगों ने चीजों को मिक्स कर दिया। दुनिया की जो प्रोग्रेस जिसका एक हिस्सा दीन ने भी इनकरेज किया है। अल्लाह को कमजोर मुसलमान नहीं पसंद, बिलाशुबा। अल्लाह को ताकतवर मुसलमान चाहिए, अल्लाह को इल्म वाला मुसलमान चाहिए, पसंद है अल्लाह को हथियार से लेस फहम रखने वाला, फरासत रखने वाला, दुनिया के मैदान में इसलिए तरक्की करने वाला कि उम्मत मजबूत हो। बिल्कुल। आज सारी की सारी इन्वेंशंस वो मुल्क कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है। ऐसे ही है। क्यों है? हमारी ये जो दीन दुनिया की क्लैरिटी ना होना और इसकी प्रीचिंग ठीक ना होना, इससे हम लोग पीछे रह गए, जवाल का शिकार हो गए। कुरान पाक में गौर फिक्र करने, अकल का इस्तेमाल करने, अल्लाह की कायनात को देखने, जिंदा आयात को समझने 756 बार हुक्म है। अल्लाह जगह जगह कहता है और अकल वालों के लिए निशानी है, गौर फौज करने वालों के लिए निशानी है। और तुम देखते नहीं हो, तुम मेरी कायनात को नहीं देखते, तुम बादल बनने के अमल को नहीं देखते, तुम पहाड़ों को नहीं देखते, तुम चोटियों को नहीं देखते, मैदानों को नहीं देखते, एक बीज से पौधा बनने, फल बनने के अमल को नहीं देखते। तुम देखते नहीं मैंने तुम्हें पैदा कैसे किया, तुम मिट्टी को नहीं देखते, तुम आसमान को नहीं देखते, तुम उड़ते परिंदों को नहीं देखते, तुम कश्तियों को नहीं देखते, वो कैसे साहिलों पे वो फ्लोट कर रही हैं, समुंदर पे फ्लोट करती आगे जा रही हैं। ये जगह 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 ये लेसन था। हमने क्या किया? बिल्कुल, हमने अकल के कामों को दुनिया का काम कह दिया और सिर्फ इबादतों तक दीन को महदूद कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे बताइए, एक शख्स जो मस्जिद में जा रहा है, जूती उठाने की नीयत से जा रहा है, वो नमाजी है? बिल्कुल। क्या वो नमाजी है? वो दिखने में नमाजी है, असल में वो जूती चोरी करने जा रहा है। ऐसे ही है। बिल्कुल। यानी उस ये अमल को ना ढूंढिए कि किस नीयत से वो गया। अल्लाह ने सख्त नापसंद फरमाया है दिखावे की नमाज को। क्या दिखावे की नमाज पढ़ी है, मैं मुंह पे मारता हूं। नमाज जो कि अल्लाह के लिए है, अगर दिखावे के लिए है, दिखाने के लिए कि लोग नमाजी कहें, तो ये हर एक को अपनी नीयत का पहरेदार बनना चाहिए। बिल्कुल। हर बंदे को अपनी अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर तलाश करना चाहिए कि उसके इस अमल के पीछे क्या है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल मुझे आपने राब्ता किया आयशा ने कि जी मैंने टीवी करना है। मैंने इस टीवी पे ये बातचीत करते क्या नीयत बनाई, उसी का अजर है। बिल्कुल। अगर ये दिखना है टीवी पे, तो मैं दिखता ही हूँ, सोशल मीडिया पे भी दिखता हूँ, टीवी पे पहले भी आता। अगर ये है कि जो मैंने समझा है, मैं कोशिश करूं किसी को समझा सकूं। बिल्कुल, आपने किसी के लिए मेरी समझ आसानी का सबब बन जाए। आपने सही कहा। असल में हम लोग ध्यान ये देते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, किसी को ये पता है कि हम दुनियादार हैं, दीनदार हैं। अगर हम इन चीज़ों की परवाह करते रहे, दुनिया ने हमारा इमेज क्या बना लिया है। सो दौड़ तो एक ये लगी है ना कि फलां बंदे को लगे कि मैं बड़ा दीनदार हूँ, फलां बंदे को लगे अच्छा मैं दुनियादारी भी अच्छी निभा लेता हूँ। अना जिस दिन हम तय करते हैं ना कि हमने दुनिया को नहीं दिखाना, अल्लाह को दिखाना है, हमारा दरवेशी का और दीन का सफ़र शुरू हो गया, मोमिन बनने का सफ़र शुरू हो गया।
दुनिया को कभी राजी नहीं आप कर सकते। बिल्कुल सही ये मैं बड़ा वाज़ेह आपको कह दूं कि दुनिया को आज तक कोई राजी नहीं कर सका, हो ही नहीं सकता। शुक्र करें, अल्लाह को राजी करना है और शुक्र अदा करें कि मक्खी के सर के बराबर आपकी आंख में खौफ खुदा से आंसू है, अल्लाह बख्श देता है। वो अल्लाह इतना रहम करने वाला रब है कि आपको बख्श देता है। अब आप कुछ और हदीसें ज़रा सुन लें तारीख़ इस्लाम की। उम्मत की माँ, आपने कुछ पकाया है और पकाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लेकर आ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हैं कि अल्लाह तुझसे राज़ी हो गया, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तुझे पसंद किया है। यानी एक औरत अपने खामद के लिए मोहब्बत से कुछ पका के रखती है, खिलाती है, सर्व करती है, उसका सर्व करना अल्लाह के रसूल गवाही दे रहे हैं, अल्लाह इसको पसंद करता है, अल्लाह ऐसी औरत को पसंद करता है। अब मुझे बताइए कि क्या घरदारी जो हम कर रहे हैं वो इबादत नहीं है? बिल्कुल। क्या बच्चे पालना ऐन इबादत नहीं है? आज मसला ये है कि हमने बच्चे पालने के अमल को एक अलहदा से दुनियादारी समझ लिया है और नमाज को इबादत समझ लिया सिर्फ। यानी इबादत को सिर्फ रस्म रवाज या कुछ मखसूस इबादतों तक महदूद करना, ये है गलत प्रीचिंग का कमाल। ये वो प्रीचिंग हो ही नहीं सकी। दीन मामलात भी थे, दीन नियत की पाकीज़गी थी, दीन नियत की क्लैरिटी थी, दीन ये था इखलास कितना है, इसी अमल के पीछे इखलास कितना है, आपने कितना खालिस होके। देखिए आप रोजा अफ्तार करते रोज कहते हैं कि या बारी ताला मैंने तेरे लिए रोजा रखा, भूखा रहे प्यासे रहे, एन दरवेशी है। बिल्कुल सब कुछ क्या फ्रिजों में नहीं पड़ा हुआ? क्या घर में हर चीज नहीं पड़ी हुई? क्या वाटर कूलर नहीं है? क्या पानी की बोतलें नहीं है? दुनिया जहान की हर चीज है, लेकिन आपने चूज किया भूख का रास्ता। किसके लिए? अल्लाह के लिए। कि अल्लाह मेरी इबादत तेरे लिए, मेरा रोजा तेरे लिए, मेरा खड़ा होना तेरे लिए, मेरा सजदा तेरे लिए, मेरा रुकू तेरे लिए, मेरा तवाफ करना तेरे लिए, मेरा भूखा प्यासा रहना तेरे लिए। और अगला दर्जा जो एक बड़े हायर कैपेसिटी में जाके जो मैंने उस्तादों से मुर्शिदों से सीखा कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया ना उनके लिए भी दुआ करें। बहुत अच्छी ये दरवेशी का एक बहुत बड़ा स्टेप है। बिल्कुल कि आपके पास उनके लिए पेन ना हो, आपके पास उनके लिए गिला ना हो, आप उनके लिए रंजिश ना रखते हो, आपके कोई मसला नहीं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल अगर आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से कमाल सुन्नत है कि आपने वो लोग जो प्रोपोगंडाज करते रहे, वो लोग जो एंगलिंग करते रहे, वो लोग जो मुखालफत करते रहे, वो लोग जो जंगें करते रहे, आपने दुआएं की हैं उनके लिए, आपने दुश्मनों के लिए दुआएं की हैं, आपने उनके लिए झोली उठा के दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इनका भी भला कर दे। सो आपकी नीयत मैटर करती है कि आप किसी भी अमल में किस नीयत से मौजूद हैं। खाना काबा में आप जेब काटने के लिए कोई चला गया, अगर उसका हजन उम्रा तो नहीं है उसका। मैं कल का एक वाकया सुनाऊं। मैं एक इदारे में, क्योंकि आपको पता है आजकल बैठ रहा हूँ हेड के तौर पे, तो मेरे पास वहाँ पर एक ह्यूमन रिसोर्स आया, मेरे असिस्टेंट ने कहा ये मिलने आया। वो साहब 1.5 साल से घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा। और ये गवर्नमेंट इदारों में जो मुझे सुनने वाले हैं वो कहीं ये कहेंगे, वो सेकंड करेंगे, कॉमन है। कॉमन है यार किस मुंह से फिर रोजे रखते हैं हम? हलाल हराम का लोगों को तस्वुर ही नहीं है। अगर हलाल हराम की पहचान नहीं है तो ये कितना बड़ा अजाब है। सही कहा आपने। देखिए ना, एक बंदा दहकता कोयला, जलती एक लकड़ी और अंगारा अपने बच्चों को खिला रहा हो, और वो समझ रहा हो कि मैंने स्कूलिंग अच्छी करा दी है, और वो समझ रहा हो कि जी मेरे बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी हो रही है, और जो पैसे ले रहा है वो हलाल ही नहीं है। बिल्कुल सही। और वो सबसे बड़ी कमाल की बात है, कभी इसे बंदे का इंटरव्यू लेके देखो, वो जस्टिफाई करेगा। वो जस्टिफाई करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मैं गलत हूँ, उसको शर्म ही नहीं आ रही होगा उसको अपने कि यार मैं मतलब वो हराम खा रहा हूँ, खासा मुतमईन नजर आएगा। मुतमईन नजर आएगा आपको। और मैं कल मैंने किसी एक और ब्यूरोक्रेट दोस्त से, लाहौर में पोस्टेड थे, उनसे बात की कि यार ये एक इदारे में ऐसे मैंने 2-3 केस पकड़े हैं। वो कहने लगा ये शाह साहब कॉमन है, और ये मिली भगत होती है, 2-4 लोग साथ मिल जाते हैं, यानी जिसको आवाज उठानी है वो भी नहीं उठाता, यानी एक खराब दूसरे खराब को कंपलसेट कर रहा होता है। वो कहता है यार मैं आवाज इसके लिए नहीं उठाता, ये मेरे लिए ना उठाए, और काम तो चलता जा रहा है, और ऑनरशिप नहीं है। देखिए कितना बड़ा जुल्म है कि एक हराम खा रहा है, दूसरा हराम उसको खाने में मदद फराम कर रहा है, वो भी गुनाह में शरीक हो गया। बिल्कुल ऐसे। उसको खबर ही नहीं हो रही कि वो भी उस गुनाह का एक हिस्सा है। और नमाजें लोग पढ़ रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, उम्रे कर रहे हैं, न्याज़ें दे रहे हैं, सदके दे रहे हैं, खैरातें कर रहे हैं, खा हराम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह से सबसे पहले तो दुआ मांगनी चाहिए, या बारी ताला मुझे पहचान दे हराम की और हलाल की, कि मेरा रिस्क हलाल है या हराम है। ये पहचान ही अगर खत्म हो गई
अगर आपको ये पहचान ही नहीं है कि मेरा रिस्क हलाल है या हराम है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सारी की बिल्कुल सारी। अच्छा, सबसे एक और अहम चीज मैं आपको बता दूं, आपके वो सारे अमल आप बच्चों के लिए रिस्क कमा के लाते हैं। अल्लाह के रसूल ने बशारते नहीं है, हलाल कमा के बच्चों को खिलाने वाला पालने वाला जन्नती है। आप बच्चों के लिए घर से निकले हैं, मुबारकबाद हो आपको। ये हमें ये चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए, मेंबर के टॉपिक होने चाहिए। मेरी कंपेन है, आजकल गवर्नमेंट ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है, और चंद दिन पहले बादशाही मस्जिद में ज़रूरत हलाल कमेटी के जो हेड हैं मौलाना आज़ाद कबीर, उन्होंने स्पेशली बुला के एक तकरीब रखी जिसमें 75 उलमा आए, और मैंने 12 टॉपिक्स की निशानदेही की। मैं ये नहीं कहता आलिम दीनों को पता नहीं है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं, मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जिंदा मौज़ूआत के हैं, रेलिवेंट मौज़ूआत के हैं। खुदा के लिए मस्जिद के मेंबर से बात करें कि हलाल क्या है, हराम क्या है। लोगों में, समाज में हराम और हलाल की पहचान खत्म होने लग पड़ी है। लोगों से, मेंबर से बात करें कि ये जो 80% बीमारियां हमारी हैं उसकी वजह गलत लाइफस्टाइल है, जरासीम नहीं है। लोग ज्यादा खाते हैं, बेहंगम खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं, वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिनसे उनकी सेहत खराब होती है, कंपाउंडिंग होती है बीमारियों की। तो ये क्या मेंबर के टॉपिक नहीं है? सेहतमंद मुसलमान, अल्लाह तो मांगता है जी सेहतमंद मुसलमान होना चाहिए। और अगली बात, क्या सुन्नत में अमल करना, सिर्फ हुलिया सुन्नत के मुताबिक रखना, ये सुन्नत है? बिल्कुल। क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी, जो हजूर का तर्ज जिंदगी कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान का तर्ज जिंदगी है, आपने फाका किया है बाय चॉइस, भूखे रहे बाय चॉइस, कम खाया है बाय चॉइस, भूख रख के खाया है, इनकरेज किया, फरमाया कि खाने लगे हो 3 हिस्सों में खाओ। एक खाने का हिस्सा है, पेट में खाने का हिस्सा है, एक खाली छोड़ दो, एक पानी के लिए, 3 हिस्सों में खाओ। आपको कभी बीमारी मोटापे की नहीं होगी, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होगा, शुगर का मसला नहीं होगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेहत आपकी अच्छी, मैदा आपका अच्छा रहेगा, गले के मसले आपको नहीं आएंगे, आपका स्टेमिना ज्यादा होगा, आप यानी कई बीमारियों से बच जाएंगे। बिल्कुल। क्यों नहीं बात की जाती? तो आज बड़ी शदीद जरूरत है कि लोगों को इनकरेज किया जाए, रिसर्च की तरफ। दीन रिसर्च की बात करता है, इन्वेंशन की बात करता है। जब तक ये मौजूआत थे, रूमी पैदा हुआ, राजी पैदा हुआ, बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए, दुनिया का सारा इल्म मुसलमान दे रहे थे। आज ये मौजूआत नहीं है। मैं रहे मजाक लगे लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, चंद दिन पहले मैंने किताब देखी, यूपीएस चलाने के इस्लामी तरीके। अच्छा। देखिए हम लोग कहाँ पर एक नॉन फंक्शनिंग टॉपिक्स को, बिल्कुल, जो एसेंशियल्स नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, आज से जुड़े नहीं है, कौम की हालत देखें कहां पहुंच गई है। हम उन टॉपिक्स को छोड़ के यूपीएस को इस्लामी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं फिर हम जो इश्यूज कह रहे हैं वो क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन खैर बहुत अच्छे तरीके से बयान कर दिया आपने कि दीन और दुनिया साथ लेकर चलना मुश्किल नहीं, बेसिकली ये एक ही चीज़ है। जब हम इसको समझ लेंगे तो वो आपकी मुश्किल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सेकेंडली बहुत बड़ी बात यह है कि आप जो भी अमाल करें आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह उसका आपको सवाब भी मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। माह रमज़ान में हम सब लोग जो हैं रोज़े भी रख रहे हैं, और रोज़ा रखने से सबसे बड़ी चीज़ जो आम तौर पे हम देखते हैं, अलबत्ता आप अगर अपने सहर अफ्तार में बैलेंस रखें तो इस चीज़ का भी नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में जो है वो इशू ये देखने में आता है कि पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑल्दो भी मौसम बेहतर जा रहा है। ऐसे में अब लोग पूछते हैं कि फ्राइड चीज़ें भी खा रहे हैं, कुछ लोगों को एसिडिटी का इशू हो जाता है, तो ठंडे मशरूबात कौन से होते हैं, कौन सी ऐसा मशरूब है जो वो घर में बनाएं, उसकी तासीर ठंडी हो और गर्मी वाला एलिमेंट भी ना हो, डिहाइड्रेशन भी ना हो और उनका स्टमक भी बेहतर रहे। सो आज हमने स्पेसिफिकली स्पेशल मशरूबात पे बात करनी है जो आपको वो तस्कीन भी दें और आपके लिए नुकसानदेह भी ना हो। होता ये है कि जब हम मशरूब बनाते हैं चीनी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कर देते हैं, वो नुकसानदेह होता है और हर डॉक्टर इससे मना भी करता है। आज हमारे साथ हर्बलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मासूमा ज़ारा, वेलकम कहेंगे और आपकी इस मुश्किल को आसान भी करेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। हमारे लिए वो गेस्ट बहुत स्पेशल हैं जो वाकई रमज़ान में
आई कैन अंडरस्टैंड सहरी अफ्तारी घर में सब कुछ मैनेज करना, फिर हमारे लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है ख़वातीन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपके प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। सो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लोग चाहते हैं ठंडे मशरूबात कुछ उन्हें बताए जाएं। मैंने एसिडिटी की बात की, सारा दिन भूखा रह के पानी ज़्यादा पी लो, वो प्रॉब्लम होती है, खाया कुछ नहीं जाता। सो कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो कि डिहाइड्रेशन, एसिडिटी, इनके मसाइल को हल कर सकते हैं? हम इस तरह है कि मुख्तलिफ 3 तरह की कैटेगरीज की मैं बात करूँगी। एक ये कि आप हाइड्रेटेड कैसे रह सकते हो, एक ये कि आप वेट लॉस के हिसाब से कौन सा ड्रिंक पी सकते हो, और एक वेट मेंटेनेंस के हिसाब से कौन सा पी सकते हो। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट लॉस के बजाय वेट गेन करना चाहते हैं, और उनको रोज़ों में ये परेशानी होती है कि अब रोज़े रखे हैं, अब हम और स्किनी हो जाएंगे। तो हम उनकी भी बात करेंगे। ज़रूर। पहले बात करते हैं एसिडिटी की। देखो, एसिडिटी के लिए सबसे बेहतरीन मशरूब ये है कि आप 7 अदद किशमिश 1 गिलास पानी में सुबह उठ के भिगो दो। ठीक है। और 7 अदद बादाम किसी भी और बर्तन में थोड़े से भिगो दो। जैसे ही शाम हो, जैसे आप रोज़ा अफ्तार करने लगे हो, तो आप बादामों का छिलका उतार लो और किशमिश वाले पानी को और बादाम को ब्लेंड कर लो। ये वो बेहतरीन अक्सीर है जो ऐसे लोग जिनको स्टमक अल्सर्स हैं वो रोज़ा रखते हुए परेशान होते हैं, ऐसे जिनको एसिडिटी है वो रोज़ा रखते हुए परेशान होते हैं, और एक वो स्पेसिफिकली बर्निंग सेंसेशन जो पहले घूंट के साथ आती है, ये उनके लिए अक्सीर का काम करेगा। तो ये तो हो गया, बहुत ज़बरदस्ती आपने ज़रूर ये इस्तेमाल ये, हाँ, मैदे के लिए। अब आगे हम वेट लॉस की तरफ हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि जी वेट लॉस होना चाहिए, और वो तो उसमें चिया सीड के साथ कोई भी, खास तौर पे लेमनेड का इस्तेमाल। अब हम लेमनेड को भी थोड़ा सा देख लें कि एसिडिटी करता है कई लोगों को ना, पीते साथ ही नींबू पानी तकलीफ देता है। तो ऐसे में उसके अंदर अगर नींबू पानी के अंदर पुदीना और थोड़ा सा अदरक डाल लें, चिया सीड्स को भिगो के रख लें, वो बीच में डालें, और वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर जो उस एक पहले घंटे में होनी चाहिए वो 2 गिलास से ज़्यादा लें। होता ये कि आप जग भर के और पीते जाते हैं, दैट इज़ नॉट फॉर योर किडनीज एज वेल। और चिया सीड डालने से फिर क्या होता है कि आपकी वो जो अर्ज ऑफ कह लो ना प्यास है वो थोड़ी सी सेटल हो जाती है। उसके साथ साथ भूख कंट्रोल ऐसे होती है कि चिया सीड्स आपका मैदा भी भर देते हैं। लेमनेड आपको डायूरेटिक भी है, वो आपको फ्लश आउट करने के लिए आसान हो जाता है। बीच में अगर आप अदरक और पुदीना डाल रहे हैं तो वो एसिडिक भी नहीं होगा और फैट बर्निंग प्रोसीजर कोई बॉईल करने की जरूरत नहीं, कुछ देर बस पानी में डाल के बस जैसे नींबू पानी बनाते हैं वो बनाएं, उसके अंदर थोड़े से पुदीना 10 पत्ते पुदीना 1 गिलास के हिसाब से डालें, उसको ब्लेंड करें। जिसको मिंट मार्गरीटा के तौर पे लेते हैं, प्लीज उसके अंदर मैं कहूंगी कि कोई भी फिजी ड्रिंक ना डालें, एज इट इज उसके अंदर थोड़े से चिया सीड्स डालें एंड टेक दैट 2 ग्लासेस। तो ये आपके वेट लॉस में भी काम आता है। ठीक। अब आगे हम बात की वेट मेंटेन करना चाहते हैं, अब हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो नेवर गो फॉर द जूसेस। ठीक। कि 3, 4, 5 सेब लिए और उनका लोगों को ये लगता है शेक्स हो, जूसेस हो तो आपके लिए बड़ा, उसके लिए नहीं जाओ, बल्कि अगर आपने लेना है तो फिर स्लश की तरफ चले जाओ। आप फुल फ्रूट लो ताकि आपका फाइबर भी अंदर जाए, आपका स्टमक क्लियर भी अच्छा सा हो, आपको नरिशमेंट भी पूरी मिले। जिस तरह लेट सपोज एक सेब आपने ले लिया है तो उसको आप ब्लेंड करो, हल्का सा पानी डालो, थोड़ा सा बर्फ डालो, अच्छी सी उसका स्लश सा बना लो। सेम गोज विद अमरूद। 2 अदद अमरूद का स्लश इज सुपर गुड टू टेक, और ख़ास तौर पे उनके लिए अक्सीर का काम करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है। सही। फिर हम आ जाते हैं, आजकल स्ट्रॉबेरीज का मौसम है एंड एवरीबडी लव स्ट्रॉबेरीज, तो स्ट्रॉबेरीज विद मिंट अगर ले लेते हैं तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्ट्रॉबेरी क्योंकि इटसेल्फ तेजाबियत उसके अंदर बहुत होती है, खटास वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एसिडिक होती हैं, वो आपके मैदे को तंग कर सकती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए मिंट अगर पुदीने के पत्ते डाल लेते हैं तो वो बहुत बेहतरीन है। आगे आगे पीच का मौसम आ जाएगा, तो पीच के साथ भी आप ब्लेंड कर सकते हैं अदरक को और पुदीने को, ताकि वो आपको नरिश करे। इसके अलावा सारे दिन में वो जो सहर से लेके या अफ्तार से लेके सहर तक का टाइम है, उसके अंदर लोगों को पानी पीना बड़ा मुश्किल लगता है कि जी पानी नहीं पिया जाता, और 15 रोजे के बाद हमारे पास पेशेंट्स आने लग जाते हैं कि जी यूटीआई शुरू हो गया। खास तौर पे वो खवातीन जो कि प्रॉन टू यूटीआई एज वेल हैं, उनको पहले से पेशाब में इन्फेक्शन रहती है, वो बच्चे जिनको ऐसा होता है और उनको फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं, उनके लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि आप पानी में लेट सपोज 2 लीटर अगर पानी है तो उसमें 12 सब्ज़ इलायचियाँ उबाल लीजिए, 1 बॉयल दे के उसको छान के रख लीजिए, ORS का पैकेट आधा
जो है वो उसके अंदर डाल लें। एक तो वो आपकी नमकियात की कमी को दूर करेगा, दूसरा वाटर इनटेक आसान हो जाएगी। ठीक। तो उसको रेगुलर पानी लेने लग जाए। याद रखें जिनको ब्लड प्रेशर है वो डेली ORS नहीं ले सकते। फिर उसको वो और माइल्ड करेंगे, यानी 14 ग्लास या 12 ग्लास में 1 टेबल स्पून ORS, ठीक। जस्ट टू चेंज द टेस्ट, कि आपको जो पानी पीना मुश्किल लगता है। और सब्ज़ इलायची वो एलिमेंट है कि जो बॉडी में तेज़ाबियत को कम करती है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देती। जो आप पानी पी रहे हो वो जो एक स्पेसिफिक खुश्की डेवलप हो जाती है रमज़ान में, स्किन खराब हो रही है, बाल खराब हो रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर एंड डिहाइड्रेशन, वो भी बेहतर हो जाता है। सही सही। और इसके अलावा बच्चे जो रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए भी मैं ड्रिंक्स पूछना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कुछ हेल्दी। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत सारे मशरूबात जो कलरफुल मशरूबात हैं उनके मैं अगेंस्ट होती हूँ कि कलर से जितना बच सकते हैं बचें। ख़ास तौर पे एक फार्मूला मिलता है, वो हर ब्रांड में होता है, शरबत बजूरी के नाम से आता है। वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके जिगर के फेल को बेहतर रखता है। और जब हम रोज़े रखते हैं ना, वो कल भी एक मीम में पढ़ी थी कि रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया और पकौड़े समोसे हमने फ़र्ज़ कर लिए, तो वो बड़ा मज़ा आता है कि वाकई हम उसके बगैर समझते कि शायद अफ्तार नहीं होगा। रोज़ा या रमज़ान अल्लाह ने आपकी बॉडी का डिटॉक्स सिस्टम रखा है। अगर कोई रोज़े की रूह के मुताबिक रोज़ा रखता है तो उसको 11 महीने हम डॉक्टर से नहीं मिलना पड़ता, लेकिन हमने उसी महीने को खाने का महीना बना लिया, एंड दैट इज़ रॉन्ग। अल्लाह ने जिप लगाई थी, हमने वो जिप ऐसी खोली कि हम कहते कि जो सारा साल नहीं खाया हमने वो अब खाना है। तो इट्स बेटर कि आप जितना अपने आप को एल्कलाइन रखें। रमज़ान में कोशिश करें कि आपकी डाइट जो है वो एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए। तली हुई चीज़ों से परहेज़ कर लें, आप मैन मेड ना खाएं, गॉड मेड खाएं। अगर आपने ये 1 महीना इस चीज़ की प्रैक्टिस की कि आपने ताज़ा फल, फ्रूट, सब्ज़ी खानी है, कम गोश्त खाना है, ज़्यादा पानी पीना है, तो अगले 11 महीने आपको कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और तो साइंस भी अब ये कह रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग बाहर से आ गई है तो इम्प्लीमेंट हो गई है। यहाँ सब हमारा अपना मजहब ही बोल रहा है तो हमें थोड़ा सा कम समझ आता है। तो इट्स बेटर कि आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के तौर पे लें, कम खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और इसका बेहतरीन फ़ायदा लें। और ख़ास तौर पे रमज़ान में हिजामा ज़रूर कराएं। सही, ये भी आपके लिए जी बहुत अच्छा मैसेज है। तो ज़रूर आपने इन सब चीज़ों को जो है फॉलो करना है। जिन्होंने ड्रिंक्स पूछा था, हमने तीनों कैटेगरी के लिए। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, मुझे उनके लिए कोई ड्रिंक बता दें। देखो, नींबू पानी उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। उसमें अगर हल्का नमक डालें, अदरक डालें, नींबू लें और चिया सीड्स ले लें, बस उन्होंने और कुछ और मीठा करना भी है तो बाकी सब ड्रिंक्स में भी चीनी किसी के लिए भी नहीं अच्छी है, रिफाइंड शुगर किसी के लिए भी नहीं अच्छी। इट्स बेटर टू टेक शक्कर, और इसके लिए बेहतर है कि आप स्टिविया ले लें। स्टिविया अब आम मिलता है तो उसके लिए भी मुश्किल नहीं है। डायबिटिक पेशेंट को भी अगर शुगर क्रेविंग है तो वो स्टिविया के साथ अपना लेमन वाटर लें। फलों के किसी भी शेक से और उनसे परहेज़ करें। अच्छा, एक दूध सोडे का बहुत आता है कि क्या दूध सोडा लेना चाहिए, क्या दूध सोडा नहीं लेना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार ले लें तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दूध को अगर आपने लेना भी है तो दूध कच्ची लस्सी के तौर पे तो ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी किस्म का सोडा नहीं डालें, तो इट्स बेटर। ठीक है जी, तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये तमाम ड्रिंक है जो कि आप तमाम रोज़ेदार अपने अपने अकॉर्डिंग, चूँकि हमने मुख्तलिफ कैटेगरी से जो है वो डिस्कस कर ली है, उसके अकॉर्डिंग आप जिस कैटेगरी का आपको चाहिए आप जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम ज्वाइन करेंगे आपको एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है उनको विश करना है हमने। मोमिना बिनते मुस्तहसन, अब्दुल राफे, दुआ शहजाद, कदीर हुसैन, रहीम फातिमा, और इसके बाद जी बर्थडे है आज राव जुनेद की और अरहम की, ईशा की बर्थडे है और मोहम्मद बुरहान की। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।